दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। जी हाँ दोस्तों, आज पूरे दिन की कई महत्वपूर्ण और बड़ी खबरें निकलकर सामने आ रही हैं। जानेंगे सभी खबरों को विस्तार से। तो दोस्तों खबरों में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को एक प्यार भरा लाइक जरूर कर दें और ताजा खबरों को जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लें। तो देखते हैं पहली बड़ी खबर क्या निकल कर आ रही है। दोस्तों आज की पहली बड़ी खबर बता दें, हाथरस पीड़िता के समर्थन में रैली से पहले हार्दिक पटेल जिग्नेश मेवानी हिरासत में। जी हां, बात करें कि हाथरस कांड में विरोध में प्रदर्शन करने को लेकर गुजरात कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष हार्दिक पटेल और स्वतंत्र विधायक जिग्नेश मेवानी को हिरासत में लिया गया। इन दोनों के साथ गुजरात कांग्रेस के अध्यक्ष अमित चावड़ा और दर्जनों अन्य प्रदर्शनकारी भी हिरासत में लिए गए। अहमदाबाद में कई संगठनों ने मिलकर हाथरस कांड के विरोध में प्रतिकार रैली का आयोजन किया था। आपको बता दें, पुलिस ने कानून व्यवस्था बिगड़ने का हवाला देकर इन नेताओं को हिरासत में लिया। गौरतलब है कि हार्दिक पटेल ने इससे पहले कहा था कि रैली बिल्कुल गैर राजनीतिक है और इसे कई संगठन आयोजित कर रहे हैं। वडगाम के विधायक जिग्नेश मेवानी ने इस रैली को खुले तौर पर समर्थन दिया था। मंगलवार रात को सोशल मीडिया पर लाइव होकर उन्होंने उत्तर प्रदेश सरकार के कदमों को असंवेदनशील बताया था। और वह आपको बता दें कि सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा, हाथरस की आड़ में रची जा रही बड़ी साजिश कामयाब नहीं होने देंगे। जी हां, आपको बता दें कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि हाथरस कांड के जरिए उत्तर प्रदेश में बड़ी साजिश रची जा रही है और हम किसी भी तरह की साजिश को सफल नहीं होने देंगे। सीएम योगी ने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि हाथरस के मुद्दे पर राजनीति हो रही है। एक तरफ सरकार विकास के काम में लगी है और वहीं ये लोग षड्यंत्र रच रहे हैं। एक गरीब की लाश पर राजनीति करने वाले इन चेहरे को पहचानना होगा। देश के लिए और समाज के लिए कितनी विकृत सोच के साथ ये काम कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश में विधानसभा उपचुनाव की तैयारियों के क्रम में बुधवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह के उन्नाव जिले में बांगर मऊ क्षेत्र के कार्यकर्ताओं को वर्चुअल संवाद में विपक्ष के दुष्प्रचार को तर्कपूर्ण जवाब मजबूती से देने को कहा। सीएम योगी ने कहा कि आज भी कुछ लोग समाज को जाति, धर्म और क्षेत्र के आधार पर विभाजित करते रहे। वे आज भी इसी कार्य में लिप्त हैं। वे प्रदेश में विकास कार्य होते नहीं देख सकते, इसलिए नए नए षड्यंत्र रच रहे हैं। किसी की मौत पर राजनीति करने वालों को पहचानना चाहिए। और हमें अगली खबर बता दें कि जेल से आकर अनंत सिंह ने भरा नामांकन, कहा तेजस्वी बनेंगे मुख्यमंत्री, जेल जाएंगे नीतीश कुमार। जी हां, बता दें कि घर से AK-47 मिलने के मामले में पटना के बेऊर जेल में बंद बाहुबली नेता अनंत सिंह ने राजद के प्रत्याशी के रूप में बुधवार को पटना जिले के बाढ़ के अनुमंडल कार्यालय में मोकामा विधानसभा सीट के लिए नामांकन दाखिल किया। इस दौरान अनंत सिंह ने कहा कि इस बार तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बनेंगे, नीतीश कुमार फेल हो जाएंगे। हम जहां भी जाते हैं सरकार उसी की बनती है। नीतीश कुमार जेल जाएंगे। अनंत ने दावा किया कि मैं इस चुनाव में 1 लाख वोट से जीतने वाला हूं। दिलचस्प बात यह है कि इसी सीट से उनकी पत्नी नीलम देवी भी निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में पर्चा दाखिल करने वाली हैं। ऐसा नहीं है कि पति पत्नी के बीच चुनावी जंग होगी। अनंत सिंह पत्नी से पर्चा एक खास डर से चलते भरवा रहे हैं। अनंत सिंह को डर है कि उनका नामांकन रद्द हो जाएगा। ये डर इसलिए है कि उन पर कई संगीन अपराध के मामले चल रहे हैं। ऐसे में किसी एक या कई मामलों की वजह से चुनाव आयोग उनका नामांकन रद्द कर सकता है। ऐसी स्थिति से निपटने के लिए अनंत अपनी पत्नी नीलम देवी को भी मैदान में उतार रहे हैं। अगर स्क्रूटनी में अनंत सिंह का नामांकन पास नहीं हुआ तो नीलम देवी चुनाव लड़ेंगी और महागठबंधन उन्हें सपोर्ट करेगा। अगर अनंत सिंह का नामांकन खारिज नहीं होता है तो उनकी पत्नी नीलम देवी अपना नाम वापस ले लेंगी। और अब बता दें कि मुकेश सहनी को लड़ने के लिए ब्रह्मपुर और मधुबनी समेत 11 सीटें मिली। भाजपा के सिंबल पर चुनाव लड़ेंगे सभी प्रत्याशी। जी हम बात करें कि बिहार विधानसभा में मुकेश सहनी के विकासशील इंसान पार्टी 11 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। पार्टी अब आधिकारिक तौर पर एनडीए का हिस्सा बन गई है। पटना में इसकी घोषणा करते हुए भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल ने कहा कि पार्टी उन्हें चुनाव लड़ने के लिए अपने कोटे से 11 विधानसभा सीटें दी हैं। साथ ही वीआईपी को विधान परिषद की 1 सीट भी उन्हें दी जाएगी। हालांकि इन सभी सीटों पर मुकेश सहनी के प्रत्याशी भाजपा के सिंबल पर ही चुनाव लड़ेंगे। अगर इन्हें चुनाव जीतने में सफलता मिलती है तो भी तकनीकी तौर पर सभी भाजपा के विधायक ही कहे जाएंगे। यही वजह है कि मुकेश सहनी खुद चुनाव नहीं लड़ रहे हैं।
की पहली बड़ी खबर बता दें, आम आदमी पर महंगाई की मार, नवरात्र में आलू खाना पड़ेगा महंगा, 50 रुपए के पार पहुंचे हैं दाम। जी हां, आपको बता दें कि कोरोना महामारी के बीच आम आदमी की मुश्किलें रोजाना बढ़ती जा रही हैं। बीते कुछ दिनों में आलू के दाम बढ़कर 50 रुपए के पार पहुंच गए हैं। कारोबारियों का कहना है कि मंडी में 30 रुपए किलो मिलने वाले आलू की कीमत अभी 50 से 55 रुपए तक पहुंच गई है। नवरात्र के कारण दाम में आगे और इजाफा होने की संभावना है। आलू के दाम में बढ़ोतरी की कुछ मुख्य वजह आवक में कमी है। आलू के साथ साथ प्याज भी महंगी हुई है। प्याज की कीमत इस समय खुदरा में 60 रुपए किलो है और वहीं थोक में इसकी कीमत 20 से 25 रुपए की है। और वहीं टमाटर की बात की जाए तो टमाटर की कीमतों में नरमी देखने को मिली है। 80 रुपए तक मिलने वाला टमाटर इस वक्त 40 से 50 रुपए प्रति किलो के हिसाब से मिल रहा है। और अब बता दें कि 17 अक्टूबर से इन रूट्स पर चलेगी प्राइवेट ट्रेन तेजस। 8 अक्टूबर से शुरू होगी बुकिंग, जानिए नए नियमों के बारे में। जी हां, आपको बता दें कि फेस्टिव सीजन यानी दशहरा और दिवाली 2020 से पहले देश की पहली प्राइवेट ट्रेन तेजस फिर से पटरी पर दौड़ने लगेगी। आपको बता दें कि इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉर्पोरेशन की ओर से जानकारी दी गई है कि आपको बता दें कि तेजस एक्सप्रेस नाम से दिल्ली, लखनऊ, अहमदाबाद, मुंबई और वाराणसी, इंदौर के बीच प्राइवेट ट्रेनें शुरू की गई थीं, लेकिन कोरोना वायरस महामारी के बाद 22 मार्च से इन ट्रेनों का परिचालन बंद है। प्राइवेट ट्रेनों का परिचालन IRCTC करती है। आपको बता दें कि तेज एक्सप्रेस ट्रेन टिकट की बुकिंग 8 अक्टूबर से होगी और भारतीय रेलवे खानपान एवं पर्यटन निगम IRCTC इस ट्रेन की सीट की बुकिंग 8 अक्टूबर से चालू करेगा। यात्रियों को ट्रेन में पैक्ड खाना मिलेगा। मंगलवार को IRCTC और रेलवे बोर्ड की अधिकारियों के बीच हुई बैठक में इस पर निर्णय हो गया है। और अब आपको बता दें कि जो कि आम आदमी के लिए बड़ी खबर है, दशहरा और दिवाली से पहले महंगा होने लगा है सरसों का तेल। जानिए क्यों। जी आपको बता दें कि देश में पाम ऑयल पर लगी पाबंदियों के चलते जनवरी 2020 में ही सरसों के तेल के दामों में बढ़ोतरी होनी शुरू हो गई थी। इसके बाद लॉकडाउन में सरसों के तेल की कीमत बढ़नी शुरू हो गई और अब 1 अक्टूबर 2020 को सरसों के तेल में ब्लेंडिंग पर लगाए गए प्रतिबंध के बाद कीमतों में वृद्धि होना तय माना जा रहा है। अगर ऐसा हुआ तो आपकी रसोई का हर महीने का बजट बढ़ जाना भी तय है। आपको बता दें कि सरसों के तेल में ब्लेंडिंग बंद होने से एक तरफ उपभोक्ताओं को फायदा होगा तो कीमतें बढ़ने से लोगों को अपनी जेब ज्यादा ढीली करनी पड़ेगी। कारोबारियों की माने तो दीपावली और उसके बाद शादियों के सीजन के चलते अक्टूबर 2020 के आखिर और नवंबर के शुरुआत से सरसों के तेल की कीमतों में तेजी दिखाई देनी शुरू हो जाएगी। सरसों के तेल के खुदरा कारोबारी हाजी इलियास का कहना है कि जनवरी 2020 में पाम ऑयल पर लगी पाबंदियों के चलते सरसों के तेल के दाम 120 रुपए प्रति लीटर तक पहुंच गए थे। एक साल पहले इसी तेल के दाम 80 से 105 रुपए प्रति लीटर तक थे। और वहीं अगली खबर बता दें जो कि हरियाणा से है कि सिर्फ 72 घंटे में होगा फसल खरीद का भुगतान। डिप्टी सीएम ने जारी किए निर्देश। जी हम बात करें कि हरियाणा के डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने फसल खरीद का भुगतान 72 घंटे में करने के निर्देश दिए हैं। चौटाला ने बताया कि किसानों की फसलों के दाम जल्दी से जल्दी उनके खाते में भिजवाने के लिए इस बार राज्य सरकार ने ये फैसला लिया है। ये राशि किसानों की मर्जी के मुताबिक ट्रांसफर की जाएगी। वो चाहे तो अपनी फसलों के दाम आड़ती के माध्यम से ले या फिर सीधा अपने बैंक अकाउंट में। सरकार ने इस बार खरीफ सीजन की फसलों का धान, बाजरा व मक्का की खरीद के लिए मंडियों की संख्या को बढ़ा भी दिया है। दुष्यंत चौटाला ने बताया कि राज्य सरकार ने इस बार धान, कपास, बाजरा व मूंग की फसल की सरकारी खरीद शुरू कर दी है। बाजरा, धान, मूंग व मक्का की खरीद MSP पर हो रही है। धान की खरीद के लिए पिछले वर्ष जहां 196 मंडियां बनाई गई थी, वहीं इस बार इनकी संख्या 198 कर दी गई है। बाजरा के लिए 128 और मक्के के लिए 19 मंडियां बनाई गई हैं। तो दोस्तों, खबरों में आगे बढ़ने से पहले जान लेते हैं आज के माइंड क्विज के सवाल को। आज का सवाल है, आपको बताना है कि केदारनाथ किस राज्य में स्थित है। इसका जवाब आपको वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में देना है और सही जवाब देने वाले को रैंडमली सिलेक्ट किया जाएगा और वो जीत सकते हैं एक बम्पर पुरस्कार। तो बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। और अब अगली खबर बता दें कि दिल्ली में वीकली मार्केट और सिनेमा हॉल खुलने का रास्ता साफ, सीएम केजरीवाल ने दी इजाजत। जी हां, आपको बता दें कि देश की राजधानी दिल्ली में साप्ताहिक बाजारों के खुलने का रास्ता साफ हो गया है। बुधवार को मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि अब दिल्ली के सभी वीकली मार्केट दोबारा खोले जाएंगे। अभी तक प्रति जोन प्रतिदिन केवल 2 साप्ताहिक बाजारों को ही खोलने की इजाजत थी। साथ ही सीएम केजरीवाल ने दिल्ली के सिनेमा हॉल को भी खोलने की बात कही है। उन्होंने
कहा कि आगामी 15 अक्टूबर से दिल्ली के सभी सिनेमाघर खोल दिए जाएंगे। हालांकि उन्हें केंद्र सरकार द्वारा जारी गाइडलाइंस का सख्ती से पालन करना होगा। तो दोस्तों, आप लोगों को क्या लगता है कि केजरीवाल का ये डिसीजन जनता के हित में है? आप अपना सुझाव कमेंट बॉक्स में जरूर दें। बढ़ते अगली खबर की ओर। और वहीं अगली खबर में आपको बता दें कि विश्व बैंक की चेतावनी, कहा कोरोना वायरस की वजह से 15 करोड़ लोग हो जाएंगे बेहद गरीब, कोविड के मामले जल्द रोकने की जरूरत। जी हां, आपको बता दें कि कोरोना वायरस महामारी ने दुनिया भर में सामाजिक और आर्थिक रूप से बड़ा नुकसान पहुंचाया है। विकासशील देशों के साथ विकसित देश की भी अर्थव्यवस्था वायरस की वजह से चरमरा गई है और अब विश्व बैंक ने महामारी के कारण 150 मिलियन यानी 15 करोड़ लोगों के साथ 2021 तक अत्यंत गरीबी से जूझने की संभावना जताई है। विश्व बैंक ने महामारी के मद्देनजर चेताया है कि साल 2021 तक 88 से 150 मिलियन लोगों को अत्यंत गरीबी का सामना करना पड़ सकता है। रिपोर्ट के मुताबिक मध्य आय वाले देशों में 82% लोगों को घर चलाने में समस्या आ सकती है। विश्व बैंक की द्विवार्षिक गरीबी एवं साझा समृद्धि रिपोर्ट के अनुसार साल 2020 में गरीबी दर घटकर 7.9% रहने की उम्मीद है। और वहीं बता दें कि मुंबई में डब्बा वालों और वाणिज्यिक दूतावास के कर्मियों को मिली लोकल ट्रेन में यात्रा करने की इजाजत। जी हां, हम बात करें कि मुंबई के डब्बा वालों तथा विदेशी वाणिज्यिक दूतावासों और उच्चायोगों के कर्मचारियों को लोकल ट्रेन में सफर करने की अनुमति दे दी गई है। अधिकारियों ने बुधवार को ये जानकारी दी। वर्तमान में लोकल ट्रेन केवल आवश्यक सेवाओं से जुड़े कर्मचारियों के लिए चलाई जा रही है। मुंबई में खाने के डिब्बे पहुंचाने वाले प्रसिद्ध डब्बा वालों ने पिछले महीने कहा था, टिफिन सेवा के 130 साल के इतिहास में कभी भी 6 महीने का अंतराल नहीं आया था। डब्बा वालों ने पूरी क्षमता के साथ अपनी सेवा बहाल करने के वास्ते लोकल ट्रेन उपयोग करने की सुविधा दिए जाने की मांग की थी। कोविड-19 के प्रतिबंधों के चलते केवल वही डब्बा वाले सेवाएं दे रहे हैं जो दक्षिण मुंबई में साइकिल से जा सकते हैं। मंगलवार से लोकल ट्रेन में यात्रा करने की अनुमति मिलने के बाद अब उन्होंने प्रसन्नता जाहिर की है। और अब आपको बता दें कि रेलवे डिपार्टमेंट में 10 अक्टूबर से ट्रेन रिजर्वेशन नियम में होगा बदलाव। अब ट्रेन छूटने से आधा घंटा पहले बुक करा सकेंगे टिकट। जी हां, आपको बता दें कि रेलवे ने यात्रियों को एक खास सुविधा देने जा रहे हैं। इसके तहत इंडियन रेलवे ट्रेन रिजर्वेशन चार्ट की टाइमिंग में बदलाव करने जा रही है। 10 अक्टूबर से रेलवे का दूसरा रिजर्वेशन चार्ट ट्रेन के छूटने से ठीक 30 मिनट पहले ही बनेगा। फिलहाल कोरोना काल में चार्ट 2 घंटे पहले बनाया जा रहा है। आपको बता दें, कोरोना काल में बदलाव करते हुए रेलवे ने दूसरा रिजर्वेशन चार्ट ट्रेन छूटने के 2 घंटे पहले बनाना तय किया था, लेकिन 10 अक्टूबर से दोबारा से नियम में बदलाव होगा। इसके बाद से दूसरा रिजर्वेशन चार्ट ट्रेन छूटने के समय से 30 मिनट पहले बनेगा। दूसरा चार्ट तैयार होने से पहले टिकट बुकिंग की सुविधा ऑनलाइन और पीआरएस टिकट काउंटरों पर उपलब्ध रहेगी। तो दोस्तों, खबरों में आगे बढ़ने से पहले एक बार फिर से आपको याद दिला दें कि अगर आपने अभी तक हमारी वीडियो को लाइक नहीं किया तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दें, क्योंकि आपका एक लाइक हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और बेल के बटन को भी जरूर हिट कर दें। और हमारी पूरी न्यूज को जानने के लिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। और अब आपको बता दें कि हिमाचल के पूर्व डीजीपी और नागालैंड मणिपुर के पूर्व राज्यपाल अश्विनी कुमार ने घर में फांसी लगाई, डिप्रेशन से जूझ रहे थे। जी हम बात कर रहे हैं कि पूर्व सीबीआई चीफ और हिमाचल के पूर्व डीजीपी अश्विनी कुमार ने बुधवार को खुदकुशी कर ली। रिपोर्ट के मुताबिक उन्होंने शिमला स्थित घर में फांसी लगा ली। बताया जा रहा है कि वो डिप्रेशन से जूझ रहे थे। शिमला के एसपी मोहित चावला ने इस घटना की पुष्टि की है और कहा है कि यह चौंकाने वाला मामला है। चावला ने कहा कि पुलिस अफसरों के लिए अश्विनी कुमार रोल मॉडल थे। शिमला स्थित ब्राक हॉस्ट स्थित आवास में अश्विनी कुमार का शव लटका पाया गया। पुलिस को घटनास्थल से सुसाइड नोट भी बरामद हुआ था। इसमें लिखा गया है कि जिंदगी से तंग आकर अगली यात्रा पर निकल रहा हूं। और अब बता दें कि हरियाणवी डांसर और बिग बॉस 11 की कंटेस्टेंट सपना चौधरी बनी मां, पति वीर साहू ने सोशल मीडिया के जरिए दी जानकारी। जी आपको बता दें कि हरियाणवी डांसर और बिग बॉस 11 की कंटेस्टेंट सपना चौधरी मां बन गई हैं। शनिवार रात रोहतक के एक अस्पताल में उन्होंने बेटे को जन्म दिया। इस बात की जानकारी उनके पति वीर साहू ने सोशल मीडिया के जरिए दी और इस दौरान वे सपना की प्रेगनेंसी पर अटकलें लगाने वाले लोगों पर नाराज भी हुए। सपना के पति ने फेसबुक लाइव के दौरान पिता बनने की
की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि परिवार में मौत होने की वजह से वे प्रशंसकों के साथ खुशियां साझा नहीं कर पाए थे। 2-3 दिन में मीडिया को पूरी जानकारी दी जाएगी। इसके साथ ही गर्भवती होने की खबरों पर सपना को ट्रोल करने वालों पर भड़कते हुए उन्होंने कहा कि किसी के निजी जीवन में लोगों का हस्तक्षेप बिल्कुल भी ठीक नहीं है। हमने अपनी इच्छा से शादी की है, लोगों को इससे कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। करीब 4 साल तक रिलेशनशिप में रहने के बाद इन दोनों ने इसी साल जनवरी में कोर्ट मैरिज की थी। और अब आपको मैं अगली खबर बता दें कि 2 एक्टर्स के बीच हुई महाभारत। मुकेश खन्ना पर भड़के गजेंद्र चौहान, कहा महाभारत से पहले वह फ्लॉप एक्टर थे, पब्लिसिटी बटोरने के लिए फेमस लोगों की आलोचना करते हैं। जी हम बात कर रहे हैं कि 80 के दशक में पॉपुलर टीवी शो महाभारत के कलाकार मुकेश खन्ना और गजेंद्र चौहान के बीच जुबानी जंग और ज्यादा गर्मा गई है। दोनों के बीच ये जंग जब शुरू हुई जब मुकेश ने द कपिल शर्मा शो को वल्गर कहकर इसकी आलोचना की थी। साथ ही उन्होंने कपिल शर्मा शो पर महाभारत कास्ट की रीयूनियन से भी खुद को अलग रखने की वजह बताई थी। उन्होंने कहा था कि शो में आदमी औरतों के कपड़े पहनकर हंसाने के लिए घटिया जोक्स बोलते हैं जो कि उन्हें पसंद नहीं है। मुकेश की बातें सुनकर गजेंद्र भड़क गए और एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि मुकेश खन्ना ने कहा कि वह शो में इसलिए नहीं गए क्योंकि मर्दों के महिलाओं के भेष में नाचने गाने से परेशानी है। मैं आपको बता दूं कि महाभारत में भी अर्जुन महिलाओं के कपड़े पहनकर डांस करते दिखाया गया था, तब उन्होंने शो क्यों नहीं छोड़ा था। उन्होंने खुद कितनी वाहियात वल्गर फिल्में की हैं, तब उन्होंने कुछ नहीं कहा। और अब बता दें कि क्या है देश भर में सोने और चांदी का भाव। आपको बता दें कि सोने की कीमतों में आई भारी गिरावट, हुआ 694 रुपए सस्ता सोना। जी हम बात करें कि सोने की कीमतों में बड़ी गिरावट आई है। अमेरिकी डॉलर के मुकाबले भारतीय रुपए में आई मजबूती के चलते बुधवार को घरेलू बाजार में सोने की कीमतें गिर गई। दिल्ली सराफा बाजार में 10 ग्राम सोना 694 रुपए सस्ता हो गया और वहीं 1 किलोग्राम चांदी के दाम 126 रुपए बढ़ गए हैं। एक्सपर्ट्स का कहना है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सोने की कीमतों में भारी दबाव है, लिहाजा आने वाले दिनों में 10 ग्राम सोने के दाम गिरकर 50,000 रुपए के नीचे आ सकते हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा डेमोक्रेट्स के साथ प्रोत्साहन पैकेज को लेकर वार्ता स्थगित करने के बाद भारत में सोने की कीमतों में दूसरे दिन गिरावट दर्ज की गई है। बुधवार को शुरुआती कारोबार में एमसीएक्स पर दिसंबर का सोना वायदा 470 रुपए या 0.9% की गिरावट के साथ 50,088 रुपए प्रति 10 ग्राम पर कारोबार कर रहा था। तो दोस्तों ये थी अब तक की सभी बड़ी खबरों की अपडेट्स। टुडे ब्रेकिंग न्यूज और लेटेस्ट खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर कर दें अपने दोस्तों और रिलेटिव्स के साथ। तो दोस्तों फिर मिलेंगे काम की खबरों और सरकारी योजनाओं की एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।